हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राघवम क्लासेस। जुड़े रहिए मेरे साथ अमेजिंग और नए फैक्टों के साथ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग अमेजिंग फैक्ट्स लाएंगे। अभी हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस इंग्लिश की देखी थी। आज हमारा टॉपिक है हिंदी, और हिंदी में है समास। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है समास और संधि में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले संधि और समास में डिफरेंस को समझेंगे। संधि जो होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा विद्यालय यानी विद्या प्लस आलय, लेकिन अगर मैं इसका समास करता तो इसका होता विद्या का आलय। अर्थात इसी एग्जाम्पल से हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे। संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है तथा वर्णों के नए वर्ड भी बनते हैं, लेकिन समास में कारक शब्दों का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक शब्दों का। अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, लेकिन संरचना की दृष्टि से आपने देखा विद्या का आलय, इस तरीके से इनको समझना होता है। तथा आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये समास की अधूरी परिभाषा होती है कि इसमें कारक शब्दों का लोप होता है, क्योंकि कारक शब्द तो सिर्फ इसके एक प्रकार के समास में पाए जाते हैं, जबकि समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास। नंबर 2 अवयवी भाव समास। ये लिख दीजिए दोबारा। नंबर 3 द्वंद्व समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 कर्मधारय समास। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। समास को अगर देखें तो आप लोगों को एक चीज समझ में आना चाहिएगा पहले, कि जब संधि को तोड़ा जाता है यानी अलग अलग किया जाता है तो उसे बोलते हैं संधि विच्छेद, जबकि समास को आपने अलग किया समास विग्रह। इसे क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद। और ये क्या है? समास विग्रह। ये 6 प्रकार के समास हमने पढ़े हैं अभी तक, और आप लोग 10th तक 11th 12th तक यही पढ़ेंगे। कंपटीशन में भी आते हैं ये सभी लोग। इनमें ये समास जो होते हैं वो 2 पदों से मिलकर बने होते हैं। कितने पदों से मिलकर बने होते हैं? 2 पदों से, जिसमें पहला वाला जो पद होता है उसे बोला जाता है पूर्व पद। तो विद्या क्या है? पूर्व पद। जबकि दूसरा जो पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो विद्यालय आलय क्या है? उत्तर पद। हालांकि ये समास विग्रह में नहीं देखते, इसमें देखते हैं विद्या प्रथम पद, आलय द्वितीय पद, जिसे आप लोग उत्तर पद भी बोलते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी को अच्छे से डिफाइन करते हैं और कोशिश करेंगे आपको पूरा समझ में आए। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके तत्पुरुष समास की। नंबर 1 तत्पुरुष समास। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें पदों का खेल होता है। तो तत्पुरुष समास अगर देखे जाए ये भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने जो समास की डेफिनेशन कभी भी पढ़ी होगी जहां कारक शब्दों का लोप होता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, समास की डेफिनेशन नहीं है, वो डेफिनेशन होती है तत्पुरुष समास की डेफिनेशन। यहां दोनों पद समान होते हैं, लेकिन कारक शब्दों का लोप होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, विभक्तियां पढ़ी होंगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने हेतु संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर। ये सब जो होते हैं वो इसी के प्रकार होते हैं। जैसे पहला पढ़ते हैं इसका, इसमें कर्ता वाला नहीं होता, सीधे कर्म से स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं कर्म तत्पुरुष। अगर बात करें इसमें को शब्द लोप होता है,
जैसे कोई भी है ग्राम प्राप्त, ग्राम को प्राप्त, उदाहरण है ग्राम प्राप्त यानी ग्राम को प्राप्त। ठीक है। दूसरा होता है कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, करण इसकी पहचान होती है से या के द्वारा। कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसमें के या से द्वारा आएगा तो वो कर्ण तत्पुरुष होगा। तीसरे नंबर पे होता है आपका कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, वहां पर के लिए ये लोप हो जाता है इसका, है ना। जैसे विद्यालय अभी आपने पढ़ा था, विद्या का आलय भी पढ़ सकते हैं जबकि विद्या के लिए आलय भी पढ़ सकते हैं, तो विद्या के लिए आलय संप्रदान भी हो सकता है। इसी प्रकार चौथा होता है आपका अपादान, जिसमें से अलग होने हेतु चीजें जो आती हैं, जिसमें कोई पेड़ से पत्ते अलग हुए तो उस चीजों के लिए से लगाया जाता है, कर्म को कर्ण के से द्वारा, के द्वारा या से, है ना, किसी औजार से, वस्त्र से, अस्त्र से। और पांचवा होता है संबंध, संबंध तत्पुरुष। संबंध में आपने सुना होगा काकी के, अच्छा कभी कभी बचपन में हमने भी पढ़ा था, एक पीछे वर्ड होता है रारी रे नानी ने, अब ये समझ में नहीं आता कहाँ होता है। जैसे राजा का बेटा तो का हो गया, है ना, मोहन के पिता तो के हो गए, ये काकी के तो समझ में आता है, लेकिन रारी रे कहाँ पर आता है, तो रारी रे आता है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तो री आ रहा नहीं आ रहा, पहचान हो रही है, ऐसी ने होता है, संबंध हो गया। एंड लास्ट है आपका अधिकरण, क्या है, अधिकरण। इसमें मैं और पर का शब्द का लोप होता है, ये काकी के था, वैसे इसमें रारी रे नानी ने भी होता है, मैं और पर। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 भाग होते हैं और ये तत्पुरुष समास हो गया। उदाहरण के लिए मैंने आपको एक ग्राम प्राप्त वर्ड दे दिया था, विद्या का लय विद्यालय भी दिया था, वो भी तत्पुरुष समास का उदाहरण था। अब बात करते हैं दूसरे अवयवी भाव समास की। क्या समास का नाम है, अवयवी भाव समास। ये अवयवी भाव समास होते क्या हैं, देखिए इनमें भी बताया 2 पद होते हैं। दूसरा चल रहा है हमारा टॉपिक अवयवी भाव। मैं आपको जैसे कि पहले बता चुका हूं कि सभी में 2 पद होते हैं, लेकिन इसकी शर्त होती है पहला पद अव्यय होता है। अव्यय कैसे होता है, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अनु, अनुत्तीर्ण, तो ये वर्ड हो जाएगा। आ, प्रति, यथा, है ना, अनुप्रति, यथा, भर, हर। एक एक एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। अनु, अनुत्तीर्ण बता दिया। आ से कोई भी वर्ड ऐसा हो, आ जन्म यानी जन्म से लेकर, है ना, तो इसमें विग्रह करने में थोड़ा सा अलग डिफरेंस होता है, लेकिन पहचान आप कर सकते हैं। प्रति, प्रतिदिन यानी हर एक दिन, है ना, तो प्रति का मतलब होता है हर एक। यथा मतलब होता है जितना हो सके, यथा शक्ति, क्या है, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यथा जब भी लग जाए तो पीछे के अनुसार लगा देते हैं। भर, भर पेट यानी पेट भर कर, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आपको समझना पड़ेगा, हर, है ना, तो ये आपका है अवयवी भाव समास। ठीक है। वैसे यूपी बोर्ड में अगर बात करें तो 9th क्लास में आते हैं ये, और सीबीएसई बोर्ड में बात करें तो सारे 6 के 6 आते हैं। और अगर बात करें आप लोग 10th क्लास, अगर यूपी बोर्ड में 10th क्लास में है तो आप लोग द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। इनमें डिफरेंस भी होता है, वो भी समझाया जाएगा आपको इस वीडियो में। चलिए तीसरे समास की बात करते हैं हम, और तीसरे समास का नाम था हमारा द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास नाम से जितना कठिन है उतना ही सरल है। क्या होता है द्वंद्व समास में, हम पहले बात करेंगे। देखो इसकी बहुत सिंपल पहचान है, बहुत इजी है, इससे ज्यादा कोई भी समास इजी नहीं हो सकता। देखो ये 2 वर्ड दिख रहे हैं आपको, दोनों सेम लग रहे हैं, इसका मतलब है दोनों पद समान, दोनों पद समान। भाई दोनों समान थे, बीच में लग रहा है एन, एन का मतलब होता है एंड। अगर शॉर्ट में बात करें तो एंड, एंड का मतलब हिंदी में और, यानी और शब्द का लोप, और शब्द का लोप होता है, जिसके स्थान पर आपको प्रायः डैश देखने को मिलता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम
लक्ष्मण और लक्ष्मण। पशु पक्षी, पशु और पक्षी, सबको आपको डैश मिलेगा, है ना। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे बता रहा हूं जिनमें आपको डैश नहीं मिलेगा। डैश वाले तो आप सारे वर्ड्स पढ़ते थे, पशु पक्षी, माता पिता, है ना। तो मैं कुछ वर्ड बता रहा हूं जैसे चराचर। थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको बुक्स में एग्जाम्पल के लिए दिक्कत होगी इस चीज को लेकर। इनमें दोनों वर्ड सेम होते हैं और आका डंडा होता है बीच में। शेषाशेष, एक मैं बता रहा हूं, बाकी अगला करके देखेंगे। चराचर का होता है चर और अचर। तो आई होप आप भी समझ गए होंगे। शेष और जो भी हो आप देखेंगे खुद। अगला पॉइंट नंबर 4 है हमारा द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। तो नंबर 4 द्विगु को पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा द्विगु। ये नंबर 4 है। द्विगु आगे दिया है द्वि, द्वि माने होता है दो। दो को भूल जाइए, ये देखिए संख्या आ रही है। क्या आ रही है? संख्या। इसमें भी दो पद होते हैं। पहला पद यानी पूर्व पद, पहला पद यानी जो पूर्व पद है वो है संख्यावाची। ठीक है। उत्तर पद जो है वो है विशेष्य। ठीक है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। वैसे संख्यावाची शब्द होते हैं वो भी विशेषण होते हैं, कर्मधारय की तरह ही होते हैं। दोनों में डिफरेंस को समझाएंगे आपको लास्ट में। पहले नोटिस करेंगे, जैसे आपने पढ़ा चौराहा, इसके लिए आपको लास्ट में समूह लगाना पड़ता है या समार लगाना पड़ता है। जैसे चार राहों का समूह, पंचभुज, 5 भुजाओं का समूह, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में समझाऊं तो सिंपल सी बात है। पंच 5 नंबर आ रहा है, चौराहा 4 नंबर आ रहा है, नवरत्न 9 आ रहा है, दशानन 10 आ रहा है। इस तरीके से जितने भी वर्ड होते हैं, लेकिन दशानन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक जुड़े रहिए। पॉइंट नंबर है 5 हमारा कर्मधारय समास। मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्मधारय द्विगु की तरह ही होता है। इसका पहला पद जो होता है पूर्व पद विशेषण, जबकि उत्तर पद विशेष्य होता है। सेम है, बस संख्या में नहीं होता। जैसे नीलकमल, इनके लिए क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं नीला है जो कमल। ठीक है। और पीतांबर, पीले हैं जो अंबर। अच्छा, इसमें अक्सर आते हैं महा वाले वर्ड। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए महा वाले वर्ड बहुत आते हैं। महापुरुष, तो ऐसे में क्या लिखते हैं, महान है जो पुरुष। जैसे महादेव, महान है जो देव। ठीक है। एंड लास्ट है हमारा 6 वाला बेटा बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है, इसके लिए आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हिंदी के वर्ड्सों का ज्ञान नहीं है और अगर आपको धार्मिक अपने भगवानों का ज्ञान नहीं है तो शायद थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। लास्ट है ये, मैं डिफरेंस को आपको और समझाता हूं। 6 नंबर पर बहुब्रीहि समास है। इसमें आपका आता है, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। दोनों ही पद अप्रधान, मतलब दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। तो फिर कौन सा प्रधान होता है? तीसरा पद। अभी तो सर आपने 2 पद बताए थे, अब ये तीसरा पद कहां से आ गया? तीसरा पद यानी उसका अर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया था दशानन, इसका क्या होता है? 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। अब
जैसे ही मैंने बोला दशानन, तुरंत आप समझ गए होंगे कि रावण की बात हो रही है। दैट्स मीन ना 10 की बात हो रही, ना आनंद की बात हो रही, बात रावण की हो रही थी और आप तुरंत समझ चुके थे। तो ये है बहुब्री समाज। ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको आप देखते ही पहचान लेते हैं, जैसे लंबोदर। लंबो लंबा है उधर जिसका, अर्थात प्रभु गणेश। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं। आइए इनके डिफरेंस समासों में जो कंफ्यूजन होते हैं उनको दूर करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने पहला पढ़ा था तत्पुरुष समास, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि सिंपल है। उसमें उसके आपस में पार्ट्स में कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे विद्यालय मैंने बताया था आपको, तो वो कंफ्यूजन आपको रह सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर छोटी क्लास में बात करें तो आपको तत्पुरुष समास तो तत्पुरुष समास रहेगा, अव्यय विभाव समास तो अव्यय विभाव समास रहेगा, है ना। लेकिन बचते हैं 4। द्वंद्व समास में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा है, आपको मैंने बता ही दिया पहचान। जहां शेषा शेष जैसे वर्ड आते हैं वो आपको क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब बाचे हुए होते हैं 3, द्विगु समास, कर्मधार समास, बहुब्री समास। तीनों का आपस में कंफ्यूजन होता है। आइए दूर करते हैं। जैसे पहला पढ़ा आपने द्विगु समास और कर्मधारय। कर्मधारय यानी कर्म को धारण करने वाला, द्विगु यानी संख्यावाची। पहले तो देखिए समास में होता क्या है, वर्डों का ध्यान रखिए। वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं नवरत्न ले लीजिए। क्या ले लिया आपने, नवरत्न। इसको आप क्या विच्छेद करेंगे, नौरत्न। नौरत्न कोई विशेषता तो नहीं हुई, लेकिन 9 रत्नों का समूह हुआ। क्या हुआ, 9 रत्नों का समूह। तो सिंपल सी बात है, अगर समूह आ रहा है तो द्विगु समास होगा। ठीक है, अब जैसे चौराहा ले लिया आपने। अब ये बताइए, क्या चौराहा कर्मधारय हो सकता है? 4 विशेषता तो होती है, लेकिन वो समूह की बात हो रही है, 4 रास्तों का समूह। समझ में आया या नहीं आया? अगर वो 4 रास्तों का समूह नहीं है तो वो कर्मधारय समास नहीं हो सकता, मतलब द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास नहीं हो सकता। तो जिसमें समूह आ सकता है वही होगा। अब आप कहेंगे हर नंबर के आगे आएगा तो समूह लगा सकते हैं। मैं समझाता हूं अभी आपको द्विगु और बहुब्री में। तो देखिए, ये आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां बात करता हूं द्विगु और बहुब्री के कंफ्यूजन की। देखिए, बहुब्रीही, बहुब्री में जैसे अभी आप मैंने वर्ड पढ़ा था दशानन। दशानन 10 के अकॉर्डिंग लग रहा है द्विगु समास है, लेकिन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था बहुब्री के में। अब आप बताइए कि द्विगु होगा या बहुब्री होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बहुब्री होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों होगा, द्विगु क्यों नहीं होगा? चलो मैं बता देता हूं। अगर मैं इसे लिखता हूं 10 आनंद का समूह। अब ये बताओ 10 आनंद का समूह का क्या होता है? कोई निर्जीव वस्तु है? समूह होता है कोई चीजों का, व्यक्तियों का। अष्टभुज, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, है ना। लेकिन 10 आनंदों का समूह नहीं हो सकता, इसलिए यह समास द्विगु नहीं होगा किसी भी कीमत पे। गवर्नमेंट एग्जाम में भी मैंने देखा अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं इस चीज को लेकर। लेकिन बहुब्री समास इसे लिख सकते हैं 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। अच्छा, एक आप कहेंगे फिर सर 2 ऐसा वर्ड बताइए जो दोनों होते हो। मैं बताता हूं आपको, चतुर्भुज। हाँ, ये दोनों हैं, 4 भुजाओं का समूह, अर्थात लगाने की आवश्यकता है नहीं, 4 भुजा का समूह। अरे क्वाड्रिलेटरल भाई, दैट्स मीन द्विगु समास। लेकिन अगर मैं इसको ये लिख रहा हूं इस प्रकार से, 4 हैं भुजा जिसकी, अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु, तो क्या रहेगा? ये रहेगा बहुब्री समास। अब आपको नोटिस करना है कि सर फिर हम कौन सा सही बताएं। अगर एमसीक्यूज वगैरह में आता है, बेटा अगर आप दोनों लिखते हो तो दोनों सही है, लेकिन अगर विग्रह कर रहे हो और आपने लिया 4 भुजाओं का समूह लिख रहे हो बहुब्री, तो गलत है, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आपने लिखा 4 भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, द्विगु समास लिख दिया, गलत है। अगर आप विग्रह ये वाला कर रहे हैं
तो समास भी ये वाला बताइए, ये वाला विग्रह कर रहे हैं तो ये वाला बताइए, क्योंकि ये दोनों ही हो सकते हैं। ओके, एक लास्ट कंफ्यूजन और रह गया आपका, कर्मधारय और बहुब्रीहि में। आइए उसका भी कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं, है ना। तो हमारा क्या डिफरेंस था कर्मधारय और बहुब्रीहि में? देखिए कर्मधारय में मैंने बताया था आपको कि पहले विशेषण होता है फिर विशेष्य होता है। बहुब्रीहि में आपको बताया गया है कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए नीलकंठ। अब आप लिखेंगे अगर नीलाकंठ, सिर्फ आपने लिख दिया नीलाकंठ, अलग अलग कर दिया, दोनों में डिफरेंस बता दिया, यानी कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि कंठ की विशेषता है वो नीला है। लेकिन अगर आपने लिख दिया है नीला है जिसका कंठ, अर्थात आप समझ गए होंगे देवों के देव महादेव या शिव जी, जैसे भी आप लिखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे, इसीलिए यह समास होगा बहुब्रीहि समास। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूं। पीतांबर, मैंने एग्जांपल में बोला भी था आपसे, पीतांबर यानी पीले हैं अंबर, पीले अंबर बोले तो पीले वस्त्र, कर्मधारय समास। वस्त्र की विशेषता है वो पीले हैं। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण, बहुब्रीहि समास। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ इसी प्रकार। थैंक यू।